Friends, welcome to my YouTube channel. Myself युवराज गव्हाणे. I am a MBA student at GMC मिरज. तो फ्रेंड्स, अब देखो आपके एग्ज़ाम के लिए बस 2 महीने बचे हैं. अब आपको क्या करना है, पूरा जो सिलेबस है उसे फास्ट रिवाइज करना है. देखो, पढ़ना अलग बात है, चीज़ों को समझना अलग बात है, और मल्टीपल रिविजन्स करना ये भी एक अलग बात है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप किसी चीज़ को 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको उसमें से थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन मल्टीपल रिवीजन से आपका जो याद रहने का परसेंटेज होता है वो बढ़ते जाता है. अगर आप फर्स्ट टाइम उसको रीड करते हैं तो हो सकता है कि 25% आप उसको याद रखें, फिर एक बार रिवीजन करने के बाद 50-75 ऐसे मल्टीपल रिवीजन देने के बाद ही आपको ये चैप्टर और जो भी उसमें डाटा है वो आपको याद रहता है. तो इसीलिए आपके रिवीजन को मैं यहाँ इन्हांस करने वाला हूँ, आपके रिवीजन को बूस्टर करने वाला हूँ, और मैं आज से यहाँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प हो सके. तो देखो, ऐसा नहीं है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको ये मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में नहीं आएगी. अगर आपने 1-2 बार ही पढ़ा है या आपने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आपको मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपको समझ आएगा. लेकिन आपको ये एक बात करनी है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उनको क्या करना है, एक बार वीडियो देखने के बाद फिर 1-2 बार खुद से उसको रिवाइज करना है. ठीक है, तो ये आपको करना है, और इसकी वजह से आपका जो एनसीईआरटी जो भी बायोलॉजी है आपका परफेक्ट हो जाएगा. देखो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ओनली एनसीईआरटी बेस आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी पक्का होना बहुत ही ज़रूरी है. एनसीईआरटी का हर एक लफ्ज़, हर एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो चलो बिना वक्त गवाए अपन यहाँ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो अपना पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इसमें आपको ओवरऑल क्या पढ़ना है, इसमें आपको इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है. देखो, ब्रीदिंग का मतलब ही होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ठीक है, उसको पढ़ना है. फिर एक बार एयर अपने लंग्स के अंदर चली गई, फिर उसका आगे क्या होता है, तो उसका होता है एक्सचेंज. तो एल्वेलाई लेवल पे क्या होगा, एयर का एक्सचेंज होगा और एयर चली जाएगी फिर ब्लड में. फिर ब्लड में जाने के बाद उसका क्या होगा, वो जाएगी टिश्यू लेवल पे, और टिश्यू लेवल पे जाने के बाद क्या करेंगे, सेल उसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, सेल यूटिलाइजेशन. तो इस प्रोसेस को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा. बस फटाफट अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो ऊपर क्या दिखा है, तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड. तो सिंपल ये आपको भी मालूम है कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं अपना जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसके ब्रेकडाउन से अपन क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही अपने लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जिस एनर्जी मतलब ही क्या अपन प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, विच इज हार्मफुल होता है, और ये जो रिलीज होता है तो इसको भी क्या करना होता है, अपन को बॉडी के बाहर निकालना होता है. तो 2 इंपॉर्टेंट गैसेस है, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी यूटिलाइज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है. ठीक है, तो इसी को बाहर भी निकालना होता है. तो therefore evident that O2 has to be continuously provided to cell and CO2 produced by the cell have to be released out. तो O2 अपन के बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूस अपन को सप्लाई करना होगा, और CO2 को बाहर निकलना होगा, क्योंकि CO2 जो होता है वो हार्मफुल होता है. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. तो ये यहाँ डेफिनेशन आती है कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है, process of exchange of O2 from atmosphere with the CO2 produced by the सेल इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. ठीक है, तो मेरे साथ एक बार दोहराइए. अपना ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो O2 कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर में. तो O2 का एक्सचेंज करना है फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2, और CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इन द सेल. तो इसी को अपन ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है, जिसे कॉमनली रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, फिर अब नीचे देखते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से. ठीक है, पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो किससे बना है ये अपन इसमें देखेंगे, और हर एक ऑर्गेनिज्म में लोअर वर्टिब्रेट्स हो गए या कोई और भी लोअर एनिमल है उसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है वो भी इसमें देखेंगे. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हैबिटेट के ऊपर कैसे डिपेंड है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन. जैसे कोई एनिमल पानी में रहता है तो ऑब्वियस वो लंग्स का यूज नहीं करेगा. ठीक है, कि उसको नॉस्ट्रिल से वो क्या कर नहीं सकता, नॉस्ट्रिल से रिस्पिरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि पानी में एयर होता ही नहीं. नॉस्ट्रिल्स मेनली
रिस्पायरेशन एयर से करता है, ठीक है। तो पानी में एयर नहीं होता है तो वहाँ उन एनिमल्स में क्या होगा, गिल्स होगा, ठीक है। तो जो भी लोअर एनिमल्स है जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, स्पंजेस पानी में रहते हैं, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये आपको याद रखना है कि एनिमल कौन सा एनिमल है और वो कौन से मेथड से अपना ब्रीदिंग कर रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो होता है स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, वो सिंपल डिफ्यूजन से करता है। तो ये आपका MCQ बन सकता है और इसको आपको नोट करके लिखना है साइड में, ठीक है। फिर ओवर देयर इंटायर बॉडी, तो जो भी अपना उनका बॉडी है थ्रू आउट बॉडी और डिफ्यूजन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, और मेथड है सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म, जो अर्थवर्म है यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, तो अर्थवर्म क्या करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है। इंसेक्ट क्या करते हैं, हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे अपन ट्रकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ये मॉइस्ट क्यूटिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ है, और जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है और ट्रकियल ट्यूब्स है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ये याद रखना है, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी स्पेशल वास्कुलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसे अपन ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो गिल्स जो होता है उसी को अपन ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रकियल ट्यूब्स बोलते हैं, और जो ह्यूमन में होता है लंग्स थ्रू रिस्पिरेशन उसे बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो इसके जो भी सिनोनिम्स है इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलुस्कस, ये जो है इसको ये गिल्स यूज करते हैं, ठीक है। वेयर एज वास्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो भी लंग्स है आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग द वर्टिब्रेट्स फिशेस आर गिल्स, फिशेस यूज गिल्स, ठीक है। वर्टिब्रेट में फिशेस क्या करते हैं, गिल्स यूज करते हैं, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल जो क्या करते हैं, लंग्स यूज करते हैं। सिंपल याद रखना, जो पानी में रहते हैं लाइक फिशेस वो गिल्स यूज करते हैं, और जो इस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं या जमीन पे रहते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स यूज करते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, अब ये आपके लिए एक एक्सेप्शन है क्योंकि फ्रॉग जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन क्यूटेनस रिस्पिरेशन, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो फ्रॉग में 3 रिस्पिरेशन होते हैं, एक तो गिल्स वाला भी होता है, फिर ये क्यूटिकल और क्यूटेनस भी होता है, क्यूटेनस भी होता है, और लास्ट ये लंग्स वाला भी होता है, ठीक है। तो ये फ्रॉग्स का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये देख लिया कि अपन ने लोअर एनिमल्स में क्या होता है। अब देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे बना होता है। वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का पेयर है, आपको पता है जिसे अपन नोज बोलते हैं, उसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। अबोव द अपर लिप्स इट लीड्स अ नेजल चेंबर, उसके बाद एक नेजल चेंबर आता है थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चेंबर ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो ये अपन सिंपल यहाँ डायग्राम बना सकते हैं कि ये है अपना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर ये आता है अपना नेजल चेंबर, और नेजल चेंबर फिर ओपन होता है फेरिंग्स में, तो ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो कि फेरिंग्स जो होता है फेरिंग्स में होते हैं 3 पार्ट्स, कौन कौन से, तो एक होता है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोर्शन विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स का जनरली अपन बोलते हैं कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर, लेकिन इसमें भी जो ओरोफेरिंग्स है ना, बस यही कॉमन पैसेज होता है। तो अगर आपको एकदम ऐसा पर्टिकुलर MCQ आ गया कि कौन सा फेरिंग्स कॉमन पैसेज है और ऑप्शन में आ गया नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, तब आपको ओरोफेरिंग्स को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रकिया, ठीक है। फिर फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स के थ्रू ट्रकिया में ओपन होता है। तो फेरिंग्स के नीचे क्या होगा, यहाँ लैरिंग्स होगा, और फिर उसके नीचे क्या होगा, यहाँ ट्रकिया होगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रकिया होता है और यहाँ लंग्स होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर लैरिंग्स देखो, जो भी ये अपना लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजनस बॉक्स है। तो ये कार्टिलेज का बना है पूरा का पूरा, विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है साउंड बॉक्स, ठीक है। ये उसका सिनोनिमस आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लैरिंग्स को क्या बोलता है, तो साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। तो देखो ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग होता है, जो भी लैरिंग्स का ओपनिंग होता है, यहाँ
क्या होता है, इसके ओपनिंग को बोलते हैं अपन ग्लॉटिस। तो इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। और अपना जो भी अपन फूड खा रहे हैं वो लैरिंग्स में ना चला जाए, इसीलिए इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, एक कवरिंग होता है जिसे अपन बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस एक कवरिंग होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। और वो भी क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली याद रखना है कि ये कौन से कार्टिलेज का बना है, तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ये ट्रकिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो ये भी आपका एमसीक्यू बनता है। तो कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होगा, ये होगा यहाँ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे ये ट्रकिया क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ भी आप प्रॉपरली डायग्राम देख सकते हैं। ये लारिंग्स के ऊपर जो भी कार्टिलेजिनस कवर है उसे बोलते हैं अपन इपीग्लॉटिस। और ये कौन सा होता है, ई फॉर इपीग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर ट्रकिया होता है वो डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ, यहाँ इसका डिवीजन है और ये है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट into right and left primary bronchi. Each bronchi undergo repeated division to form a secondary, tertiary bronchi and bronchioles extending up in very thin terminal bronchioles. तो ये फिर ट्रकिया जो डिवाइड हो गया वो फिर डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकोस, फिर इसमें आता है सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और लास्ट में ये क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilages. तो ये सब जो ये पूरा ट्रैक्ट है, ये जो कार्टिलेज है ना, ये पूरे इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, जैसे ये पाइप है ना, तो इसके सराउंडिंग ऐसा पूरा एक कार्टिलेज नहीं होता, बस आधा ही होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट कार्टिलेजस कवरिंग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूरे में ट्रैक में इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर अल्वियोलाई। तो सिंपल आपको ये एक फ्लो चार्ट याद रखना है। पहले तो होता है ट्रकिया, ठीक है, ट्रकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शियरी, फिर होता है टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इसके बाद ये डिवाइड होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, अल्वियोलाई। तो एंड में आता है अल्वियोलाई जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग, ये पूरे को मिला के लंग्स बनता है। वी हैव टू लंग्स, ये तो आप सबको पता है, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। तो इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, ये डबल लेयर्ड प्लूरा। यहाँ देख रहे हैं आप प्लूरल मेम्ब्रेन्स, तो एक कवर है और उसके बाद ये एक कवर है, तो इसे बोलते हैं अपन डबल लेयर प्लूरा। और इसके अंदर जो ये येलोइश दिख रहा है ये आपका प्लूरल फ्लूइड होता है। तो ये होता है अपना प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बेंट, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया टू लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एक तो है फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. तो सिंपल आपको भी ये समझ आ रहा है, जो भी आउटर है तो ये आउटर है, तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो अपना रिब्स के साथ कनेक्टेड है। तो थोरेसिक केज जो है, रिब्स क्या है, पार्ट ऑफ थोरेसिक केज, तो थोरेसिक केज के साथ जो भी कनेक्टेड है वो होता है आउटर वाला, और जो इनर वाला है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसीलिए उसको विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन ऐसे ही बोलते हैं। विसरा मतलब ऑर्गन, जो ऑर्गन के पास रहता है उसे बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है। तो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन ऐसा ही उसको बोला जाता है, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो सबसे ऊपर वाला क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ तक जो भी है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ट्रकिया के ऊपर क्या होगा, यहाँ होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यहाँ फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा, और एंड में होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, नॉस्ट्रिल। तो ये पूरा जो होता है, ये जो होता है ये पूरा होता है अपना कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। तो याद रखना है कि कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है, ये ओनली
एयर को क्या करता है, इसमें ट्रैवल होती है, एयर ओनली ट्रैवल होती है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। whereas the alveoli and their ducts form the respiratory और एक्सचेंज पार्ट। तो एक्चुअल एक्सचेंज और रिस्पायरेटरी पार्ट जो होता है ये अल्वेला एंड इसके डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सचेंज पार्ट कौन सा है और कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, ठीक है। और यही आपका एमसीक्यू बन सकता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द अल्वेला। तो इसका एक ही काम है, एक तो ट्रांसपोर्ट करता है, फिर एक और काम होता है क्लियर द फॉरेन पार्टिकल और ह्यूमिडिफाई भी करता है, ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसके 4-5 फंक्शंस होते हैं कंडक्टिंग पार्ट के। फर्स्ट होता है एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर टू द अल्वेला, फिर एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्लियरिफाई करना, ये भी इसका काम होता है। क्योंकि जो भी कंडक्टिंग पार्ट होता है उसमें पहले तो नॉस्ट्रिल्स में अपने हेयर्स रहते हैं, फिर जो भी ट्रकिया है वहाँ सिलिया होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्लियर होता है फॉरेन पार्टिकल्स। फिर ह्यूमिडिफाइज भी करता है और इसको जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इस एयर को देता है, ठीक है। तो ये 4-5 इसके फंक्शन होते हैं। जो भी एक्सचेंज पार्ट होता है यानी अल्वेला एंड डक्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर किससे बना होता है, तो थोरेसिक चैम्बर में रिब्स होते हैं, अपना ट्रकिया होता है और पीछे वर्टिब्रास होते हैं। तो ये थोरेसिक चैम्बर होता है जिसमें लंग्स सिचुएटेड होता है, विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड। अब ये फॉर्म कैसे हुआ है तो यहाँ याद रखना है, और इसका लोकेशन भी याद रखना है कौन सा कहाँ है। तो डॉर्सली, डॉर्सली यानी पीछे, पीछे क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम। तो आपको पता ही होगा, तो जो पीछे है, तो यहाँ मैं दिखा नहीं सकता डायग्राम में, लेकिन यहाँ ट्रकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो डॉर्सल यानी पीछे की साइड में, जिसे अपन पोस्टेरियर भी बोल सकते हैं, तो वहाँ होता है अपना वर्टेब्रल कॉलम। वेंट्रली यानी एंटीरियर साइड या आगे की साइड, तो वहाँ होता है स्टर्नम, और लैटरली होता है रिब्स, ठीक है। एंड ऑन द लोअर साइड भी क्या होता है, एक डायफ्राम होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम। इसका भी रिस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। तो एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें लंग्स वॉल्यूम जो होता है वो अपना एक्चुअल बॉडी लंग्स वॉल्यूम को चेंज नहीं करती, लंग्स वॉल्यूम पैसिवली चेंज होते हैं। अपनी बॉडी क्या करती है, थोरैसिक केज जो है, थोरैसिक कैविटी जो है उसको चेंज करती है, उसके वॉल्यूम को चेंज करती है बाय यूजिंग द मसल्स। जो भी अपने इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी मसल्स है उसका यूज करके, जैसे इंटरकोस्टल्स मसल्स है उसका यूज करके थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ठीक है। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। तो लंग्स के वॉल्यूम को अपन डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, इसीलिए अपन क्या करते हैं, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करते हैं, जिससे लंग्स अपने आप चेंज होता है। तो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो ओवरऑल रिस्पायरेशन में 5 स्टेप्स होते हैं, उसी को इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या है, जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। तो बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच अल्वेला एयर इज रिलीज आउट, जिसे बोलते हैं अपन ब्रीदिंग। फिर नेक्स्ट स्टेज है और स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस 2 जगह पे होता है। पहले तो यहाँ सपोज अल्वियोला है, तो अल्वियोला में जो भी एयर आ रही है इसे बोल दिया अपन ने ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। अब अल्वियोलाई के बाद यहाँ आता है ब्लड वेसल। तो यहाँ जाना है ऑक्सीजन को या एयर को, सपोज यहाँ जाना है, तो इसमें बोलते हैं जब ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है तो इसे बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। तो इसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन, जो होता है अपना सेकंड स्टेप, ठीक है। अब ये जो ब्लड है, ब्लड क्या करेगा, इस एयर को क्या कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू लेवल तक लेके जाएगा। तो सपोज यहाँ टिश्यू होती है, ठीक है, सेल है, ठीक है, सेल है। तो ब्लड से सेल में जाने के लिए एक और बार यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्यूजन करना पड़ेगा। तो ये भी एक सेकंड स्टेज है और स्टेप है, जिसमें थर्ड स्टेप है जिसमें डिफ्यूजन एक बार होता है, एक और बार होता है। पहले तो यहाँ डिफ्यूजन होने के बाद ब्लड में जो भी एयर है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और टिश्यू लेवल तक जाएगा, और उसी को अपन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो ट्रैवल करना
जिसे अपन क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ये थर्ड स्टेज है। और फोर्थ में फिर आता है डिफ्यूजन, और लास्ट में क्या होता है सेल इसको एक बार एयर या ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गया तो इसको सेल क्या करते हैं यूटिलाइज, तो इसे बोलते हैं अपन यूटिलाइजेशन। तो ये 5 स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं, इसको आपको याद रखना है और इसी को इस चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ना है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्वेओलर मेम्ब्रेन, तो अपन ने यहाँ देख लिया, तो ये हो गया डिफ्यूजन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये ट्रांसपोर्ट भी देख लिया, ये थर्ड है। फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो यहाँ अपन ने ब्लड एंड टिश्यू उसका भी डिफ्यूजन देख लिया। फिर उसका यूटिलाइजेशन ये भी देख लिया, ये होता है सेल में, ठीक है। तो ये 5 स्टेज या स्टेप आपको पढ़ने। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक्चुअली जो इंस्पायरेशन और एक्सपीरेशन ये जो होता है वो कैसे होता है, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वो इस पूरे पैराग्राफ में अपन को देखना है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। पहला होता है इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच, इंस्पिरेशन मतलब क्या, इन मतलब एयर को अपने बॉडी के अंदर लेना, ठीक है। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है। और एक्सपिरेशन बाय विच द अल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट। एक्स मतलब बाहर निकलना, ठीक है। एक्स जो होती है अपन की एक्स गर्लफ्रेंड, उसको अपन ने अपनी लाइफ से बाहर निकाला होता है, तो एक्स मतलब बाहर निकाला। तो इसी के लिए एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं अपन, विच इज अल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसको इन एंड आउट करने के लिए अपन प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर, अब देखो एयर अपने बॉडी के या लंग्स के अंदर एयर कब आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, एयर अपने लंग्स के अंदर कब आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब लंग्स का प्रेशर कम हो जाए तो एयर का क्या होगा, ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड, तभी क्या होगी एयर अपने बॉडी के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इंस्पिरेशन के दौरान क्या होना चाहिए, प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहाँ मैंने बताया कि जो प्रेशर होता है या लेस होता है या ज़्यादा होता है तब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो कम होना चाहिए देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, और कम यानी नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से एक्सपायरेशन कैसे होगा, एक्सपायरेशन होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फॉर एक्सपायरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो भी है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना चाहिए। इसको अलग पेन से लिख लेता हूँ मैं। तो जो भी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए और एक्स्ट्रा जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, एयर लंग से बाहर जा पाएगी और एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल। तो देखो जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस है इसमें 2 चीज़ें काम करती है प्रॉपरली, एक तो होता है डायफ्राम और मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो कि रिब्स के बिटवीन होती है, ठीक है। यहाँ दिखाई देगी आपको, यहाँ नहीं दिखाया लेकिन ये जो रिब्स है इनके बीच में क्या होता है, यहाँ मसल्स होती है जिसे बोलते हैं अपन इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। हाँ यहाँ दिखाए, तो यहाँ ये होती है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो जो भी ये प्रेशर चेंजेस हो रहा है इसको मेनली डायफ्राम और मसल जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब देखो इंस्पायरेशन यानी अपन को क्या करना है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या करना है, इंस्पायरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम करना है। अब सिंपली याद रखो जो अपना डायफ्राम होता है वो जनरली ऐसे डोम शेप होता है, ठीक है, डोम शेप डायफ्राम होता है, ये होता है रिलैक्स पोजीशन पे, ये होता है रिलैक्स पे, ठीक है। अब जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डोम जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डोम जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे, कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसा होता है। तो जो भी यहाँ लंग्स वॉल्यूम है तो यहाँ देखो लंग्स वॉल्यूम इतना है, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम इतना है। अब ये स्ट्रेट हो गया तो क्या होगा, लंग्स वॉल्यूम ये एक्स्ट्रा लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो भी लंग वॉल्यूम है ऐसा हो जाएगा, तो लंग्स वॉल्यूम एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ बढ़ जाएगा। यानी एक बार ये आपको पता होगा कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑफ कोर्स इजीली वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको।
विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है। और एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, तो एक्सिस भी कैसे होता है इसका, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस होता है। एंटेरो पोस्टीरियर यानी ये इस वाला एक्सिस, तो यहाँ एंटीरियर होता है, यहाँ पोस्टीरियर होता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये लंग्स वॉल्यूम अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक तो हो गया डायफ्राम का, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, रिब्स जो रिब्स से वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, तो जो रिब्स से वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसकी वजह से भी अंदर का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। and the sternum causing increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, तो जो रिब से और एक्सटर्नल जो मसल से ये कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे, और जो अपना डायफ्राम होता है वो एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस पे, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, तो एक तो डायफ्राम की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर ये मसल की वजह से इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मैंने पहले ही बताया कि थोरेसिक कैविटी में ही चेंजेस हो सकते हैं, लंग्स में अपन अपना एक्टिवली चेंजेस नहीं कर सकते, वो पैसिव चेंज होता है, अपन एक्टिवली चेंज कर सकते हैं थोरेसिक वॉल्यूम में, तो उसी की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces air from the outside to move into the lungs, और इसी की वजह से इंस्पिरेशन होता है, दैट इज इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ फिगर में यहाँ उन्होंने प्रॉपरली समझा है। अब सिमिलरली रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, तो रिलैक्सेशन, तो रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, मैंने बताया कि रिलैक्स स्टेट में वो डोम फॉर्म करता है, तो रिलैक्सेशन में वापस आ जाएगा, फिर रिलैक्स हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जो भी है एयर लंग्स के अंदर का आउटफ्लो ऑफ एयर हो जाएगा, यानी एक्सपायरेशन हो जाएगा। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम, देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होता है। दिस लीड टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ द एयर, यानी एक्सपायरेशन, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, तो जो ह्यूमन से इनमें क्या होता है, एबिलिटी होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन अपन इंक्रीज कर सके और एक्सपायरेशन भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल जो भी होता है एब्डोमिनल मसल्स, तो इनकी वजह से अपन स्ट्रेंथ अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो ये भी आपका एमसीक्यू है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द स्पायरोमीटर, तो इसको भी याद रखो। लंग वॉल्यूम चेक करने के लिए अपने पास होता है स्पायरोमीटर, और जो ब्लड प्रेशर चेंज करने के लिए उसके लिए अपने पास होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ज़्यादा जो एमसीक्यू होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर में ज़्यादा एमसीक्यू इसी के ऊपर आता है, ठीक है, तो इसको आप ठीक से ध्यान देना। पहला देखते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम, तो देखो टोटल अपन को 4 वॉल्यूम पढ़ने हैं, 5 है आई थिंक, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, तो 4 ही वॉल्यूम पढ़ने हैं, इसको आपको ठीक से याद रखना है, और मैं इसे अच्छे तरह से आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। तो ये अपने पास एक डायग्राम है, ठीक है, देखो तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब रेस्ट पे है तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितना एयर एक्सचेंज करता है उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पिरेशन, तो वो होता है 500 ml, इसका जो भी क्वांटिटी है ये आपको याद रखना है। तो हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो पर मिनट का कैसे निकालना है, एक तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, वन टाइम का 500 ml है, और पर मिनट में अपन कितने ब्रीथ्स करते हैं, अपन ब्रीथ्स करते हैं 12 to 16, तो इसे मल्टीप्लाई करना है 12 to 16, तो 12 to 16 को 16 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 6000 to 8000। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसे मैं यहाँ डायग्राम में इसे बता रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम, तो ये है मेरा टाइडल वॉल्यूम, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब
ये भी फिर से यहाँ तक जो होता है, यहाँ तक फिर से टाइडल वॉल्यूम ही रहता है यहाँ तक। अब देखो additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration, this average is 2500 और 3000 ml to 3000 ml। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद भी अपन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल इंस्पिरेशन किया मैंने और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और ज़्यादा वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर लिया, तो ये होता है यहाँ से, ये होगा नॉर्मल इंस्पिरेशन। और उसके बाद मैंने जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर लिया, ये होता है मेरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है मेरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैंने कितना अंदर लिया, तो ये होता है अपन टोटल इसका वैल्यू होता है 2500 टू 3000 ml में एक्स्ट्रा एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकता हूँ नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। तो इसे बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। तो यहाँ मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया था, यहाँ देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है और फिर मैंने वो वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। अब उसके बाद मैं कितना एयर बाहर और निकाल सकता हूँ, तो बॉडी के बाहर मैं कितना एयर और निकाल सकता हूँ, इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा एयर मैंने जो ऐसे फोर्स करके निकाली उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होता है 1000 ml टू 1100 ml। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 ml टू 1100 ml। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। अब एक और चीज़ है, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो मैंने नीचे दिखाया है ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इसे अपन चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, जो अपने लंग्स तू फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी तूने पूरा एफर्ट्स लगा के लंग्स के बाहर पूरी एयर निकाल दी, फिर भी तेरे लंग में कुछ एयर बचती है, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन दिस एवरेज इज 1100 ml टू 1200 ml। तो ये होता है 1100 ml टू 1200 ml। ये बात समझ में आ गई। अब ये हो गए अपने 4 वॉल्यूम्स। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या बनते हैं, कैपेसिटीज बनती है। ठीक है, तो बाय एडिंग अप फ्यू रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। तो उसी से अपन क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है पल्मोनरी कैपेसिटी निकालना। पहले क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या है, तू ज्यादा से ज्यादा कितना एयर अपने अंदर ले सकता है एक बार एक्सपिरेशन करने के बाद। तूने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल हवा बाहर छोड़ दी। ठीक है, अब इसके बाद तू ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के कितना एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकता है, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब एक बार तूने नॉर्मली एयर बाहर छोड़ी तो तू अंदर क्या लेगा, टाइडल वॉल्यूम लेगा, और उसके बाद क्या लेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये टाइडल वॉल्यूम ले लिया, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के तूने क्या किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लिया। तो इसे बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बार यहां देख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, द टोटल इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये समझ में आ गया, सिंपल था, बस दो को ऐड करना है। नॉर्मली तो कितना ले सकता है प्लस फोर्सफुली कितना ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपायरेटरी का भाई सिमिलर है, नॉर्मली तू कितना छोड़ सकता है और फोर्सफुली कितना छोड़ सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद तू नॉर्मली कितना एयर बाहर छोड़ सकता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुली कितना छोड़ सकता है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां भी आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोलते हैं अपन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल है, बस दो को ऐड करना। फिर एक और चीज आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब क्या है, सपोज तूने ये नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, दैट इज नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एयर अंदर ली और फिर बाहर छोड़ दी, दैट इज नॉर्मल एक्सपिरेशन। फिर इसके बाद तेरे अंदर लंग्स के अंदर क्या क्या बचता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचता है प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम बचता है, इसे बोलते हैं अपन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
इट इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इससे देखो, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस अपना रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक और कैपेसिटी आती है, वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, यानी तू अपने बॉडी के अंदर कितना एयर ले सकता है मैक्सिमम आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्सफुली तूने बाहर निकाल दिया, फोर्सफुली बाहर निकाल दिया मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, या मतलब अब तू इस स्टेज पे है। ठीक है, इसके बाद तू अपने बॉडी के अंदर कितना एयर ले सकता है? तो एक तो तू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकता है, तो एक तो तू बॉडी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकता है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लिया, प्लस तू टाइडल वॉल्यूम ले सकता है, तो टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया। अब प्लस तू यहाँ का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लिया। तो इसमें तीन कंपोनेंट ऐड होते हैं। एक तो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोलते हैं फंक्शनल सॉरी इसे हाँ इसे सॉरी ये इधर नहीं लिखना था, यहाँ लिखना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोलते हैं अपना वाइटल कैपेसिटी। अब नेक्स्ट देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? तूने अगर फोर्सफुली एयर को इंस्पायर किया, तेरे बॉडी के अंदर लिया, तब तेरे बॉडी में टोटल कितने एयर आती है, टोटल जो एयर है उसका कितना कैपेसिटी है तेरे लंग में। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर तू फोर्सफुल इंस्पिरेशन करता है तो एक तो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तेरे बॉडी के अंदर, फिर तेरे बॉडी के अंदर टाइडल वॉल्यूम है, फिर तेरे बॉडी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है, और फिर एक और रहता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसी चारों को मिला के क्या होता है अपना वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और इसी को अपन अगर डिवाइड करें तो इसमें देखो वाइटल कैपेसिटी किसको बोला है अपन ने? इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी बोला है। तो इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी करेंगे प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे। तो ये भी आसान है, बस ऐड करना है और बस आपको इस टर्म का मतलब समझना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना पार्ट आता है, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक पार्ट तो हो गया कि इंस्पायरेशन और ब्रीदिंग क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। ब्रीदिंग में क्या किया अपन ने? एटमॉस्फेयर से एयर क्या की, एटमॉस्फेयर से एयर जो है अपन ने लंग्स के अंदर ली, यानी वो अल्वियोलाई के लेवल पे आ गए, अल्वियोलाई लेवल पे आ गए। अब यहाँ से क्या होना है, एयर को ब्लड के अंदर जाना है, यानी यहाँ डिफ्यूजन होना है और एक्सचेंज होना है। ठीक है, यहाँ क्या होना है, डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। तो वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो अपन को इसमें देखना है। ठीक है, तो देखो अल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो दो जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक तो अल्वियोलाई और ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो ये दो साइट्स होते हैं। O2 और CO2 ये दो गैसेस होते हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो यह आपको याद रखना है कि कौन सा मेथड ऑफ डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट, पहला है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर हो गया, फिर कंसंट्रेशन हो गया, फिर आता है कि सोल्युबिलिटी क्या है गैसेस का, सोल्युबिलिटी हो गया। सोल्युबिलिटी जो CO2 का होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O2 को, CO2 का सोल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। फिर फोर्थ वो आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, फिर क्या आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस। तो ये चार फैक्टर है जिसके ऊपर तेरा गैसेस जो एक्सचेंज है वो डिपेंड होता है। ठीक है, प्रेशर तो पहला देख लेते हैं अपन। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो मेरे पास एयर है, एयर के अंदर क्या हो सकता है, एयर के अंदर O2 होता है, CO2 होता है, N2 होता है और अदर गैसेस होते हैं। तो हर एक गैस का खुद का प्रेशर, तो इसे बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर, PO2 उसको डिनोट करते हैं। तो हर एक गैस का कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस में हर एक गैसेस का खुद का प्रेशर जो होता है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ अपने लिए दो ही इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर
एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। तो यहाँ दिखा है कि पार्शियल प्रेशर कैसे वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। तो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ अपन ऑक्सीजन के लिए देख लेते पहले। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का PO2 है 159, फिर अल्वियोला में है 10, फिर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 और टिश्यू में होता है 40। तो देखो अब यहाँ एक्सचेंज जो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, गैसेस का फ्लो जो होता है हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर गैसेस का फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अल्वियोलाई में जाएगा और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन क्या होगा, टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू वहाँ यूटिलाइज कर पाएगा। सिमिलरली रिवर्स होता है फॉर CO2। CO2 का सबसे ज़्यादा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है, इसी वजह से टिश्यू से जो CO2 होता है वो ब्लड में आता है। फिर ब्लड में जो CO2 भरता है वो होता है 45 उसका पार्शियल प्रेशर, और अल्वियोलाई में होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर 40। तो फिर ब्लड से वो आता है अल्वियोलाई में, और फिर एयर में होता है 0.3, तो अल्वियोलाई से फिर ये आएगा एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ऐसा इसका चलता है, ठीक है। ये सिंपल है, यहाँ भी वही समझा है। इंस्पायर्ड एयर है तो इंस्पायर्ड एयर में PO2 होता है 104, PCO2 होता है अल्वियोल में 40 mm of Hg। तो जो भी ये इस साइड का है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड का है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो CO2 होता है वो होता है 40 mm of Hg, ठीक है। तो यहाँ दिखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, PO2 होता है 40 mm of Hg और CO2 होता है 45 mm of Hg। और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ ग्रेडियंट तैयार होता है। अगर अपन यहाँ ऑक्सीजन के लिए देखें तो 104 है, और जो भी यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें आता है 40 mm of Hg, या इसका मतलब यहाँ 40 होता है। तो यहाँ से यहाँ नीचे आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नीचे आ गया तो इसमें आ जाएगा। एक बार ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजन होता है 45 mm of Hg और टिश्यू में होता है 40 mm of Hg। तो टिश्यू में होता है ऑक्सीजन 40 mm of Hg, तो यहाँ से 95 से 40 तक आ जाएगा ऑक्सीजन। तो सिमिलरली रिवर्स होता है CO2 के लिए, ठीक है। ये डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली gradient is present for CO2 in the opposite direction from the tissue to blood and blood to alveoli, as the solubility of CO2 20 to 25 times higher than that of O2। ये भी आपका MCQ है, इसको भी आपको साइड में लिख लेना है। इसका solubility जो होता है 20 to 25 times higher होता है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कम्पेयर टू O2। जो CO2 है उसका एक तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, अपन ने ये पढ़ा है कि जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका डिफ्यूजन ज़्यादा, तो जो CO2 का जो डिफ्यूजन है वो भी हायर ही होगा। तो यही उन्होंने बताया। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। तो मैंने बताया कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये भी मैटर करता है। अब जो लेयर है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसमें 3 लेयर होते हैं। तो सबसे पहला होता है यहाँ एंडोथेलियम, फिर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर होता है कैपिलरी का एंडोथेलियम। एक जो होता है अल्वियोलाई का एंडोथेलियम होता है, फिर होता है बेसमेंट जो दोनों के बीच में होता है, और फिर होता है एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज। तो ये 3 लेयर होते हैं। तो थिन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, एंडोथेलियम मतलब ही इपिथेलियम होता है, ठीक है। थिन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, फिर एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सबस्टेंस यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो भी है, ठीक है। तो ये 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। फिर कंपोजर ऑफ थिन जो भी बेसमेंट है वो क्या होता है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द। तो ये बेसमेंट जो होता है सपोर्ट करता है बेसिकली इन बिटवीन देम, ठीक है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस। जो भी ये थिकनेस है टोटल ये बहुत कम होता है। कितना होता है, मिलीमीटर्स में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये भी आपका MCQ है कि जो थिकनेस होता है वो मिलीमीटर्स में होता है। ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम अल्वियोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू अल्वियोलाई यानी रिवर्स। तो ये सिंपल होता है कि कैसे डिफ्यूजन होगा O2 एंड CO2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। अब एक बार जो है अल्वियोलाई से गैसेस क्या हो गए, ब्लड में आ गए। अब ब्लड में आ गए तो अब क्या करना है, ब्लड को उसे ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट। ये होता है अपना थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज था ब्रीदिंग, सेकंड स्टेज था डिफ्यूजन, अब थर्ड है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये अपन यहाँ देखेंगे।
अब अपने लिए दो ही इंपॉर्टेंट गैसेस है, तो एक होता है O2, एक होता है CO2। अब इन दोनों को अपन को ट्रांसपोर्ट जो है डिटेल में देखना है। अब देखो पहले अपन O2 का देख लेते हैं। अबाउट 97% जो O2 होता है वो ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आप सबने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं O2 को। द रिमेनिंग जो ये होगा 97%। अब जो 3% बचा है वो कैसे होता है, प्लाज्मा जो होता है उसमें डिजॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। नियरली, अब CO2 के केसेस में क्या है, नियरली जो 20 to 25% जो CO2 होता है ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। तो जो आरबीसी होती है वो O2 के केस में कितना ट्रांसपोर्ट करती है, 97%, और CO2 के केस में 20 to 25% ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। फिर जो प्लाज्मा होता है वो O2 के केस में कितना ट्रांसमिट करता है, O2 में करता है 3%। अब जो ये होता है CO2 के केस में प्लाज्मा कितना ट्रांसपोर्ट करता है, देखो 70% ऑफ इट इज कैरिड बाइकार्बोनेट। तो 70% जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट यानी HCO3-। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका MCQ बन सकता है। 70% यानी मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट CO2 का कैसे होगा, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। और जो बचा कुछ 7% है वो डिजोल्व थ्रू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 7% CO2 डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ये हो गया जनरली उनका डाटा कि कौन सा किस फॉर्म में कितना % ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, देखो आरबीसी और आरबीसी के अंदर जो होता है वो होता है Hb। तो एक्चुअली O2 जो होता है Hb को बाइंड होता है और उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट। तो ये भी याद रखना, आयन कंटेनिंग है pigment present in the RBC. O2 can bind with the hemoglobin in reversible manner. तो ये जो बाइंडिंग होती है रिवर्सिबल होती है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब O2 प्लस Hb ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी Hb बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आपका MCQ है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है Hb तो कितने मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को ट्रांसमिट करता है, इसका मतलब 8 एटम्स ऑफ O2 को ट्रांसमिट करता है, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के 8 एटम को ये ट्रांसमिट करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factors which can interfere with the binding। तो बेसिकली मेन तो एक ही है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। दूसरे कौन कौन से फैक्टर यहाँ इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर क्या है ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। This curve is called the oxygen dissociation curve। तो इस कर्व को, एक तो इसका शेप याद रखो, ये है सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व है और ये शेप कर्व है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसी को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन। अब देखो ये जो फैक्टर्स है H+, टेम्परेचर और प्रेशर, ये कैसे अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। अब देखो अल्वियोलाई में आपको सिंपल याद क्या रखना है, अपना प्रोसेस क्या है कि O2 अल्वियोलाई लेवल पे बाइंड होना चाहिए और टिश्यू लेवल पे O2 हीमोग्लोबिन से दूर होना चाहिए, तभी तो वो टिश्यू को सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो अल्वियोलाई लेवल पे O2 बाइंड होने के लिए क्या फैक्टर्स फिजिबल होने चाहिए, तो हाई PO2 होना चाहिए, लो PCO2 होना चाहिए, PO2 हाई होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, ये H+ कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो जो अपना बाइंड होने के लिए जो मेन फैक्टर है PO2 ये हाई होना चाहिए। बाकी जो सब ऑर्डिनेट फैक्टर है, जो भी सब फैक्टर है वो सब कुछ कम होना चाहिए, यानी H+ कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। तो ये बस आपको सिंपल याद रखना है कि जो बाइंडिंग है अपने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए ये PO2 हाई होना चाहिए, बाकी सब कम होना चाहिए, सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। तो फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ अल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, वेयर एज इन द टिश्यू लेवल पे ये सब कुछ रिवर्स होना चाहिए। तो ये आप याद रखो, ठीक है। एंड यहाँ क्या होगा, फिर डिसोसिएशन होगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। तो इसमें क्या पता चलता है, O2 लंग सरफेस में हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और डिसोसिएट होता है एट द टिश्यू लेवल।
अब ये याद रखो कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। तो ये आपका MCQ बनता है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, 100 ml ब्लड कितना ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml O2 डिलीवर करता है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो ये होगा पूरा का पूरा ऑक्सीजन के बारे में। सिंपल है, एक तो डाटा याद रखो कि O2 जो है वो 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। उसी में आरबीसी में हीमोग्लोबिन मेन होता है जिसको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अटैच होते हैं, और उसके लिए कंडीशन क्या है, PO2 ज़्यादा होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, CO2 का PCO2 कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कम होना चाहिए एट अल्वेओलाई लेवल। और जब वो डिसोसिएट हो रहा है तब ये सब चीज़ें रिवर्स होनी चाहिए, सिग्मॉइड कर्व आता है, एस शेप होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरिड मेनली कौन सा फॉर्म में होता है, 70% होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है, एक तो Hb के साथ भी होता है, ठीक है, तो कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। तो यहाँ अपन ने देखा कि जो Hb के साथ होता है आरबीसी के साथ, वो होता है 20 to 25%। तो उसको भी देख लेते हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अब CO2 Hb के साथ बाइंड होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। जैसे O2 की कंडीशन थी, उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन होनी चाहिए CO2 के बाइंडिंग के लिए। मतलब अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ बाइंडिंग ऑफ CO2 करनी है मुझे, तो PCO2 क्या होना चाहिए, PCO2 हाई होना चाहिए। यहाँ PO2 ज़्यादा था, यहाँ PCO2 हाई होना चाहिए। तो ये सब जो कम है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब H+ हाई होना चाहिए। PCO2 तो हाई हो गया, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और जो PO2 बचता है वो PO2 लो होना चाहिए, तभी CO2 क्या करेगा, बाइंड होगा Hb के साथ। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो, PO2 is major factor which could affect the binding. When PCO2 is high, PO2 is low in the tissue, more binding of the carbon dioxide। तो ये होता है टिश्यू लेवल पे, ठीक है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 कम होता है, PCO2 ज़्यादा होता है, ठीक है। Whereas in PCO2 is low and PO2 is high at the alveoli and dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin। तो जब CO2 Hb के साथ अटैच होता है उसे अपन बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और जब O2 Hb के साथ बाइंड होता है उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन का है ये ऊपर का, इसका इसीलिए उसका नाम पड़ा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और इसका क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, इट इज डिलीवर। अब टिश्यू में बाइंड होगा तो डिलीवर कहाँ होगा, अल्वेओलाई में, ठीक है। आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है इसमें हेल्प करने वाला, ये होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो इसको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसी एंजाइम की वजह से CO2 H2O के प्रेजेंस में कार्बोनिक अनहाइड्रेज के एंजाइम के थ्रू क्या होता है, H2CO3 में कन्वर्ट होता है। अब ये कौन सा बता रहा है कि ये होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है ना, तो प्लाज्मा में क्या होता है, CO2 H2O के साथ मिलता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, और डिसोसिएट होके HCO3- H+ बनाता है। ये होता है अपना बाइकार्बोनेट। अब यही बाइकार्बोनेट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बाइकार्बोनेट यही ट्रांसफर होता है एट टिश्यू लेवल पे। फिर ये होगा अल्वेओलाई लेवल पे, ये होगा टिश्यू लेवल पे, ठीक है, ये टिश्यू लेवल पे होता है। अब क्या होगा, अल्वेओलाई लेवल पे पूरा रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, और अल्वेओलाई लेवल पे CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। ये जो होता है वो होता है टिश्यू लेवल पे, सिंपल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HCO3-। तो टिश्यू लेवल पे HCO3- H+ बन गया। अल्वेओलर साइट वेयर PCO2 इज लो, तो PCO2 लो होता है, इसकी वजह से वहाँ CO2 फॉर्म करना होता है, तो वो रिवर्स आ जाता है। तो बाइकार्बोनेट जो भी बना है उससे CO2 वापस बन जाता है। तो रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है, समझ में आ गया। The CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released as a O2। तो O2 के फॉर्म में वो रिलीज किया। अब यहाँ भी याद रखो, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2। तो 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना ml डिलीवर करता है, 4 ml, और वहाँ था 5 ml O2 के केस में, ठीक है, सिंपल बात है।
अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट भी करना होता है। रैंडम ही चल रही है ऐसा नहीं है। अगर रैंडम चलेगी तो हमारे बॉडी में कब CO2 ज़्यादा होगा, कब O2 ज़्यादा होगा, ये अपन को पता ही नहीं चलेगा। तो इसको रेगुलेशन करेगा कौन? करेगा रेगुलेशन अपना ब्रेन करेगा। ब्रेन का कुछ पार्ट होगा वो रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन अपन यहाँ देखेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। तो ब्रेन का पार्ट यानी न्यूरल सिस्टम इसको रेगुलेट करेंगे। अब न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? एक स्पेशलाइज सेंटर होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका लोकेशन कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो यहाँ एक सेंटर होता है, यहाँ अपना सपोज मेडुला है, मेडुला में होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो अपना रिस्पिरेशन मेंटेन करता है, ठीक है। is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called as pneumotaxic center. तो एक पॉन्स रीजन भी होता है मेडुला के नीचे, वहाँ होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो सेंटर है वो CO2 को डिटेक्ट करता है। तो ये जो होता है वो क्या करता है? डिटेक्ट CO2। अगर CO2 राइज होगा तो ये क्या करवाएगा? एक्सपायरेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या करता है? मॉडरेट करता है और चेंज करता है और इफेक्ट देता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ उन्होंने लाइन दी है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखते हैं न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर। कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूरल सिग्नल जो होते हैं रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन। अब मैंने बताया कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है CO2 को डिटेक्ट करता है। एक बार उसे पता चले बॉडी में CO2 ज़्यादा हो रहा है, तो बॉडी में CO2 ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताएगा कि तू रिस्पिरेशन स्टॉप कर। इसका मतलब इंस्पायरेशन स्टॉप कर। अब अगर इंस्पायरेशन स्टॉप होगा, इंस्पायरेशन स्टॉप होगा तो क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। एक्सपायरेशन होगा तो जो भी CO2 इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा? बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाएगा। तो ये ऐसा मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। देयर बाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। कीमोसेंसिटिव एरिया, अब कीमोसेंसिटिव एरिया भी होते हैं, इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो भी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है यहाँ क्या होते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया भी सिचुएटेड होते हैं। कीमोसेंसिटिव एरिया वही होते हैं जो कि CO2 को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो दो है जो कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं CO2 प्लस H+ आयन, इन दोनों को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये बॉडी में बढ़ गए तो ये सिग्नल भेजेंगे रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई अब इंस्पायरेशन बंद कर, एक्सपायरेशन चालू कर, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंस? ये कीमोसेंसिटिव सब्सटेंस, कौन से? हाइड्रोजन आयंस और CO2। इसका अगर इंक्रीज हो गया कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। कौन से सेंटर को एक्टिवेट करेंगे? अपने कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करेंगे और वो सिग्नल भेजेगा रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। विच टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, उसके वजह से सिग्नल किसको जाएगा? रिदम सेंटर को जाएगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या होगा? बॉडी में CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, इसका नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या है? इंस्पायरेशन स्टॉप करो, एक्सपायरेशन बढ़ाओ। एक्सपायरेशन करोगे तो CO2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, और H+ भी रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। इन द रिस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेस मतलब CO2 एंड H+ कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द आवर्टिक आर्च। अब जो अपना आवर्टा होता है, आर्च ऑफ आवर्टा, तो ये अपना सपोज हर्ट है। हर्ट में जो होता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ आवर्टा निकलता है, ठीक है। तो जो यहाँ आर्च ऑफ आवर्टा होता है, आर्च मतलब यहाँ जो बेंड हुआ, तो आर्च ऑफ आवर्टा पे यहाँ भी कीमोसेंसिटिव सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये सेंटर्स होते हैं और ये भी सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। आवर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ से एक कैरोटिड आर्टरी भी होती है, जैसे कि एक आर्टरी चली गई और ये डिवाइड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड। तो इन कैरोटिड आर्टरी में भी क्या होता है? ये सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि आर्च ऑफ आवर्टा और कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसिडर, मतलब यहाँ भी कीमोसेंसिटिव सेंटर होते हैं एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। तो ये आर्च ऑफ आवर्टा एंड जो कैरोटिड सेंटर है वो भी क्या करेंगे? रिदम सेंटर को क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे।
जिससे कि इंस्पायरेशन स्टॉप होगा और एक्सपायरेशन बढ़ेगा और जो भी ये सब्सटेंस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ O2 हैज नो रोल, O2 हैज नो रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो यहाँ ओवरऑल प्रोसेस मैंने कहीं भी ये ऐसा नहीं बताया कि O2 कम हो गया उसकी वजह से इंस्पायरेशन बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। CO2 बढ़ गया, इसकी वजह से रिस्पायरेटरी सेंटर ने क्या किया, इंस्पायरेशन कम करके एक्सपायरेशन बढ़ाया और CO2 को बाहर निकाल दिया। तो अल्टीमेटली O2 अंदर आता ही, लेकिन O2 के बेसिस पे ये नहीं होता क्योंकि जो भी कीमोसेंसिटिव सेंटर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं बस CO2 और H+ को, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा फंक्शन होता है अपना रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन का। अब लास्ट में कुछ डिसऑर्डर देखते हैं, जैसे कि अस्थमा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसमें व्हीजिंग साउंड आता है। ये आपको इसका क्या है, ये की पॉइंट है, इसको याद रखना। इसी पे MCQ आएगा कि व्हीजिंग साउंड किस में होता है, अस्थमा में होता है। टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियल मेनली है व्हीजिंग साउंड। इम्फाइसेमा क्या होता है, इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर विच इज अल्वियोला, इसमें क्या होता है, अल्वियोला वॉल जो होता है डैमेज होता है, ठीक है, ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज। अब जो अल्वेलर वॉल डैमेज होगा तो रिस्पायरेशन करने के लिए सरफेस नहीं बचेगा, वो डिक्रीज होगा, इसकी वजह से अपना इंस्पायरेशन हैम्पर करेगा और इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ये याद रखना, अस्थमा में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अस्थमा नहीं होता, ठीक है, अस्थमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, इम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है कुछ ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सर्टन इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गई, फिर स्टोन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉटन, स्टोन और बैगसिस, मतलब इसका शुगर केन इंडस्ट्री हो गई, दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट, तो वहाँ डस्ट प्रोड्यूस होता है दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। तो ये जो डस्ट होता है वो क्या होता है, अपने लंग्स के अंदर जाके बैठ जाता है और उसको बॉडी एलिमिनेट नहीं कर सकती और उसी की वजह से भी वहाँ ब्रीदिंग अपना हैम्पर होता है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव्स राइट टू इन्फ्लामेशन, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, फिर फाइब्रोसिस होगा और एक बार फाइब्रोसिस होगा तो वहाँ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो बेसिकली अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाएगा, दस काउजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, तो उनके लिए प्रिकॉशन के बेसिस पे क्या है, ये प्रिकॉशन से क्या आपको ये मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें यही है, एक तो डिसऑर्डर में आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया, तो ये आप कभी भूलना नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जो गैसेस है वो भी आप नहीं भूलोगे। फिर आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये भी बहुत सिंपल है। और जो वॉल्यूम्स और रिस्पिरेटरी कैपेसिटी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही अपना चैप्टर था। अब इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे, बहुत ही हाई यील्ड MCQ मैं आपसे करवाऊंगा और वो आप जरूर लगाना, एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद वो MCQ लगाना, जिससे आपको ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा भी इसमें डाउट नहीं होगा। थोड़ा भी अगर आपको डाउट आता है, कुछ बात समझ में नहीं आती, तो कमेंट में आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ऐसी जो सीरीज़ है, अगर आपने कभी भी एक बार भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, फिर भी ये आपको 100% समझ में आएगा, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।